नमस्ते एंड वेलकम। मैं केसाराम, असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज के इस व्याख्यान के अंतर्गत हम राज्य का उदारवादी सिद्धांत लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट को समझने का प्रयास करेंगे। राज्य का उदारवादी सिद्धांत लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट। राज्य का उदारवादी सिद्धांत उदारवादी विचारधारा से जुड़ा हुआ है। उदारवादी विचारधारा व्यक्तिवाद पर आधारित विचारधारा है। व्यक्तिवाद का अभिप्राय यह है कि यह विचारधारा व्यक्ति को सर्वोच्चता देती है। समाज और राज्य की तुलना में व्यक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए सरकार और राज्य को नीतियों का निर्माण करते समय व्यक्ति की स्वतंत्रता को ध्यान में रखना चाहिए। तो इस प्रकार उदारवादी विचारधारा व्यक्तिवाद पर आधारित विचारधारा है और यह व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देती है। यह उदार लोकतांत्रिक राज्य का समर्थन करती है। उदार लोकतांत्रिक राज्य वयस्क मताधिकार पर आधारित होता है। इस प्रकार के राज्य के अंतर्गत नियमित चुनाव होते हैं। शासन व्यवस्था में जनता की व्यापक भागीदारी होती है। शक्तियों का विभाजन देखने को मिलता है। सरकार के अंगों के मध्य नियंत्रण एवं संतुलन का जो सिद्धांत है वह लागू होता है। इस प्रकार के राज्य संवैधानिक राज्यों के उदाहरण हैं और वहां पर सीमित सरकार पाई जाती है, यानी सरकार के ऊपर जनता का नियंत्रण देखने को मिलता है। यहाँ पर प्रेस को व्यापक स्वतंत्रता होती है। मुक्त नागरिक समाज पाया जाता है और लोगों को विभिन्न प्रकार की नागरिक स्वतंत्रताएं प्राप्त होती है। तो राज्य का जो उदारवादी सिद्धांत है वह उदार लोकतांत्रिक राज्य के अंतर्गत अपना विश्वास व्यक्त करता है। उदार लोकतांत्रिक राज्य उदारवादियों के अनुसार तटस्थ मध्यस्थ राज्य के रूप में है। तटस्थ मध्यस्थ राज्य का मतलब यह है कि समाज के अंतर्गत, राज्य के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के प्रतिस्पर्धी समूह और प्रतिस्पर्धी व्यक्ति होते हैं और इन प्रतिस्पर्धी समूहों और व्यक्तियों के मध्य राज्य सामंजस्य या तालमेल स्थापित करने का प्रयास करता है। राज्य न तो किसी विशेष व्यक्ति का समर्थन करता है और न ही किसी विशेष ग्रुप का समर्थन करता है, बल्कि राज्य सभी व्यक्तियों से पृथक या तटस्थ रहते हुए, सभी समूहों से तटस्थ रहते हुए इनके मध्य मध्यस्थता करते हुए तालमेल स्थापित करने का प्रयास करता है और राज्य सामान्य हितों के लिए कार्य करता है, यानी राज्य ऐसा कार्य करता है जो कि सभी के हित में हो। इस प्रकार उदारवादी जो सिद्धांत है राज्य का वो यह मानता है कि राज्य एक साधन है जबकि व्यक्ति साध्य है, यानी व्यक्ति के जो उद्देश्य है उनको प्राप्त करने का साधन है राज्य, न कि राज्य अपने आप में उद्देश्य है। तो इस प्रकार राज्य का जो उदारवादी सिद्धांत है वो उदार लोकतांत्रिक राज्य लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट का समर्थन करता है और लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट है वो तटस्थ मध्यस्थ के रूप में काम करता है। राज्य साधन है और व्यक्ति साध्य की श्रेणी में आता है। उदारवाद के विभिन्न प्रकार के रूप है और उदारवाद के ये रूप अलग अलग तरीके से राज्य की व्याख्या करते हैं, अलग अलग प्रकार के राज्यों का समर्थन करते हैं। इनमें से शास्त्रीय उदारवाद, क्लासिकल लिबरलिज्म, मॉडर्न लिबरलिज्म और न्यू लिबरलिज्म यानी नव उदारवाद, ये उदारवाद की तीन मुख्य रूप से धाराएं हैं। ये उदारवाद के तीनों ही रूप राज्य की किस तरीके से व्याख्या करते हैं। शास्त्रीय उदारवाद यानी क्लासिकल लिबरलिज्म एवं स्टेट। क्लासिकल लिबरलिज्म स्टेट को किस तरीके से देखने का प्रयास करता है। शास्त्रीय उदारवाद का ही प्रारंभिक रूप है। इसे नकारात्मक उदारवाद के नाम से भी जाना जाता है।
यह नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करता है। व्यक्ति की नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करता है। नकारात्मक स्वतंत्रता का क्या अभिप्राय है? नकारात्मक स्वतंत्रता का अभिप्राय है कि व्यक्ति के कार्यों में राज्य को किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। व्यक्ति के कार्यों के ऊपर किसी प्रकार का कोई बाहरी प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, यानी हस्तक्षेप या बाहरी प्रतिबंधों का अभाव नकारात्मक स्वतंत्रता के रूप में है। दूसरा, चयन की स्वतंत्रता, यानी जिस तरह की व्यक्ति की चॉइस होती है वह अपनी पसंद या चॉइस की स्वतंत्रता रख सकता है। व्यक्ति जो चाहे कार्य कर सकता है। तो इस तरीके से नकारात्मक स्वतंत्रता व्यक्ति को खुला छोड़ने के ऊपर बल देती है कि व्यक्ति को खुला छोड़ दिया जाए, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई बाह्य हस्तक्षेप या बाह्य प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से शास्त्रीय उदारवाद व्यक्ति की नकारात्मक स्वतंत्रता के अंतर्गत विश्वास रखता है। यह अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के अंतर्गत अहस्तक्षेपवादी राज्य लेसेज फेयर स्टेट का समर्थन करता है। लेसेज फेयर का मतलब है कि खुला छोड़ दिया जाए, खुला रहने दिया जाए। खुला छोड़ने या खुला रहने का क्या मतलब है? खुला छोड़ने या खुला रहने का मतलब है कि समाज के अंतर्गत, राज्य के अंतर्गत व्यक्ति को आर्थिक गतिविधियों की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए, मुक्त बाजार होना चाहिए। बाजार के अंतर्गत किसी प्रकार का राज्य का किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तो अहस्तक्षेपवादी राज्य वह राज्य है जो कि फ्री मार्केट के अंतर्गत विश्वास रखता है और यह कहता है कि फ्री मार्केट के अंतर्गत आर्थिक गतिविधियों में राज्य या सरकार को किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से शास्त्रीय उदारवादी सिद्धांत राज्य के संदर्भ में लेसेज फेयर यानी अहस्तक्षेपवादी राज्य का समर्थन करता है और वणिकवाद, मर्केंटालिज्म या वणिकवादी राज्य का खंडन करता है। शास्त्रीय उदारवाद की विचारधारा है वो वणिकवाद या मर्केंटालिज्म का खंडन भी करती है। मर्केंटालिज्म का मतलब क्या है? मर्केंटालिज्म का मतलब ये है कि बाजार की गतिविधियों को या व्यापार को राज्य के द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए, राज्य के द्वारा प्रबंधन किया जाना चाहिए। तो शास्त्रीय उदारवादी विद्वानों ने मर्केंटालिज्म का खंडन करते हुए ही अहस्तक्षेपवादी राज्य या लेसेज फेयर स्टेट का समर्थन किया है। और लेसेज फेयर स्टेट ये कहता है कि मुक्त बाजार पर आधारित अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, व्यक्ति को खुला छोड़ दिया जाना चाहिए, आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत राज्य को किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इस तरीके से शास्त्रीय उदारवाद लेसेज फेयर स्टेट के ऊपर बल देता है। इसके अलावा शास्त्रीय उदारवाद राज्य को एक आवश्यक बुराई की संज्ञा देता है। शास्त्रीय उदारवादी विद्वान थॉमस पेन प्राकृतिक अधिकारों का एक प्रमुख समर्थक विद्वान भी है। यह कहता है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। अब इसमें राज्य को आवश्यक भी माना गया है और राज्य को बुराई भी माना गया है। राज्य आवश्यक भी है और बुराई भी है। आवश्यक क्यों है? क्योंकि राज्य इसलिए जरूरी है क्योंकि घरेलू व्यवस्था को या कानूनी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, देश के ऊपर किसी बाहरी आक्रमण से रक्षा करने के लिए और व्यक्तियों के मध्य जो स्वैच्छिक आधार पर समझौते होते हैं उनको लागू करवाने के लिए राज्य या सरकार की आवश्यकता होती है। लेकिन शास्त्रीय उदारवाद के अनुसार राज्य बुराई भी है। बुराई इसलिए है क्योंकि जैसे जैसे राज्य की शक्ति के अंतर्गत विस्तार होता है वैसे वैसे राज्य अधिक कानूनों का निर्माण करता है और अधिक कानून है वो व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसको सीमित करते हैं। यानी आवश्यक तो इसलिए है
क्योंकि घरेलू व्यवस्था बनाए रखने के लिए, बाहरी आक्रमण से रक्षा करने के लिए और स्वैच्छिक समझौतों को लागू करवाने के लिए राज्य की भूमिका है वो आवश्यक है। लेकिन इसके साथ साथ राज्य की बढ़ती शक्ति है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करती है, इसलिए राज्य बुराई भी है। तो इस तरीके से थॉमस पेन ये कहता है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। शास्त्रीय उदारवाद के अनुसार राज्य के कार्य। तो शास्त्रीय उदारवाद राज्य की न्यूनतम भूमिका के अंतर्गत विश्वास रखता है। शास्त्रीय उदारवाद के अनुसार राज्य के न्यूनतम कार्यों के अंतर्गत कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना, बाहरी आक्रमण से रक्षा करना, व्यक्तियों के मध्य स्वैच्छिक समझौतों को लागू करवाना। राज्य को ये केवल 3 ही कार्य करने चाहिए। इसके अलावा राज्य को आर्थिक गतिविधियों और सामाजिक गतिविधियों के अंतर्गत हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से राज्य कैसा हो, राज्य पुलिस राज्य की तरह हो। जो काम पुलिस का होता है, जैसे कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखना, वही काम राज्य को करना चाहिए। राज्य को लोक कल्याण का कार्य करने के लिए आर्थिक एवं सामाजिक गतिविधियों में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो राज्य का जो रात्रि का प्रहरी राज्य का कॉन्सेप्ट है वह भी शास्त्रीय उदारवाद से जुड़ा हुआ है। रात्रि का प्रहरी राज्य, नाइट वॉचमैन स्टेट, इसका अभिप्राय यह है कि जिस तरीके से जो सुरक्षा गार्ड होता है उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है केवल रक्षा करना, सिक्योरिटी करना। तो उस तरीके से राज्य की भूमिका भी किस तरह की होनी चाहिए, राज्य की भूमिका भी सिक्योरिटी गार्ड की तरह ही होनी चाहिए। तो जो शास्त्रीय उदारवादी सिद्धांत है वह अहस्तक्षेपवादी राज्य, पुलिस राज्य और न्यूनतम राज्य, रात्रि के प्रहरी राज्य की अवधारणा की बात करता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत राज्य को किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। शास्त्रीय उदारवाद के प्रमुख समर्थक विद्वानों के अंतर्गत जो प्रमुख नाम है वो है एडम स्मिथ, जॉन लॉक, डेविड रिकार्डो, हर्बर्ट स्पेंसर, जे.एस. मिल और जर्मी बेंथम। ये सभी विद्वान शास्त्रीय उदारवादी सिद्धांत से जुड़े हुए विद्वान हैं। आधुनिक उदारवाद एवं राज्य। आधुनिक उदारवादी सिद्धांत जो शास्त्रीय उदारवादी सिद्धांत है उसका ही संशोधित रूप है। इसको सकारात्मक उदारवाद के नाम से भी जाना जाता है। जहां शास्त्रीय उदारवादी सिद्धांत राज्य एवं सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था का प्रबंधन करने का समर्थन नहीं करता है। शास्त्रीय उदारवाद जहां यह कहता है कि सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत राज्य एवं सरकार का किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। वहीं आधुनिक उदारवादी सिद्धांत का ये मानना है कि राज्य एवं सरकार के द्वारा अर्थव्यवस्था का प्रबंधन करना चाहिए। राज्य के द्वारा अर्थव्यवस्था को मैनेजमेंट करना चाहिए ताकि समाज के अंतर्गत जो मुक्त अर्थव्यवस्था के अंतर्गत व्यक्तियों के मध्य जो खुली प्रतिस्पर्धा है उसके अंतर्गत जो व्यक्ति पिछड़ गया है उसका कल्याण करना किसकी जिम्मेदारी है, उसका कल्याण करना राज्य या सरकार की जिम्मेदारी है। तो इस तरीके से आधुनिक उदारवादी सिद्धांत लोक कल्याणकारी राज्य, जिसे नैनी स्टेट के रूप में भी जाना जाता है या किन्सियन स्टेट, जॉन मेनार्ड किन्स के नाम पर किन्सियन स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। तो आधुनिक उदारवाद लोक कल्याणकारी राज्य या नैनी स्टेट या किन्सियन स्टेट का समर्थन करता है। यह कहता है कि सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत राज्य का हस्तक्षेप उचित है क्योंकि अर्थव्यवस्था को राज्य के द्वारा प्रबंधन करना चाहिए ताकि राज्य के द्वारा लोक कल्याणकारी गतिविधियों का निर्वहन किया जा सके। तो आधुनिक उदारवादी सिद्धांत सामाजिक आर्थिक हस्तक्षेपवादी राज्य का या लोक कल्याणकारी राज्य का समर्थन करता है, जिसके अनुसार राज्य एवं सरकार
की केवल न्यूनतम भूमिका नहीं होनी चाहिए कि वो कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखे, इसके साथ साथ राज्य की यह भी भूमिका होनी चाहिए कि वो जनता का कल्याण कर सके। तो इस तरीके से आधुनिक उदारवाद सकारात्मक स्वतंत्रता के सिद्धांत पर आधारित है। सकारात्मक स्वतंत्रता का अभिप्राय है कि व्यक्ति का आत्म विकास है वो जरूरी है, सेल्फ रियलाइजेशन एंड सेल्फ मास्टरी है वो आवश्यक है। मानवीय क्षमताओं का विकास किया जाना चाहिए और ये कब हो सकता है? यह व्यक्ति को खुला छोड़ देने से नहीं होगा, बल्कि व्यक्ति के ऊपर उचित प्रतिबंध राज्य के द्वारा लगाए जा सकते हैं। शर्त यह है कि राज्य के द्वारा अनुचित प्रतिबंध नहीं लगाए जाने चाहिए, बल्कि उचित प्रतिबंधों की स्थापना राज्य के द्वारा की जा सकती है और राज्य को लोक कल्याणकारी राज्य की भूमिका निभानी चाहिए। आधुनिक उदारवाद के समर्थक विद्वानों के अंतर्गत टी.एच. ग्रीन, जॉन मेनार्ड किन्स, लास्की, जॉन रॉल्स, हॉबाउस, सी.बी. मैकफर्सन और आर.एच. टोनी तथा जे.के. गोल्डब्रेथ, इनका नाम है वो प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है। नव उदारवाद एवं राज्य। नव उदारवादी सिद्धांत वैश्वीकरण या समकालीन युग के अंतर्गत शास्त्रीय उदारवादी अर्थव्यवस्था का पुनः समर्थन करता है। जैसा कि शास्त्रीय उदारवादियों ने किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का समर्थन किया, मुक्त बाजार आधारित अर्थव्यवस्था या अहस्तक्षेपवादी राज्य पर आधारित अर्थव्यवस्था का समर्थन किया कि बाजार को अपने भरोसे छोड़ देना चाहिए, बाजार को किसी भी तरीके से राज्य या सरकार के द्वारा प्रबंधित नहीं किया जाना चाहिए। जबकि आधुनिक उदारवादियों ने कहा कि नहीं, समाज के अंतर्गत जो पिछड़े हुए लोग हैं उनके कल्याण के लिए राज्य को अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हस्तक्षेप करना चाहिए। लेकिन नव उदारवादी सिद्धांत आधुनिक उदारवादियों की कड़ी आलोचना करता है और वैश्वीकरण या समकालीन समय के अंतर्गत वापस शास्त्रीय उदारवादी अर्थव्यवस्था का ही समर्थन करता है। यह लोक कल्याणकारी राज्य की कठोर आलोचना करता है। यह किस तरह के राज्य का समर्थन करता है? यह भी शास्त्रीय उदारवाद की तरह हस्तक्षेपवादी राज्य, न्यूनतम राज्य, रात्रि का प्रहरी राज्य या नाइट वॉचमैन स्टेट की अवधारणा की बात करता है। यह कहता है कि राज्य ने लोक कल्याण के नाम पर जो अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार कर लिया, जैसे चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध कराना, स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध कराना या अन्य जो भी लोक कल्याणकारी कार्य है, उनके आधार पर राज्य ने जो अपने क्षेत्र का फैलाव किया है उसको वापस से समेटने की आवश्यकता है। रोलिंग बैक टू दी स्टेट की बात करता है। यह कहता है कि राज्य का काम लोक कल्याण करना नहीं है, राज्य का कार्य सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत हस्तक्षेप करना नहीं है, बल्कि राज्य को न्यूनतम कार्य ही करना चाहिए जो कि पुलिस के द्वारा निभाया जाता है, मिलिट्री के द्वारा निभाया जाता है और कोर्ट के द्वारा निभाया जाता है। जैसे घरेलू व्यवस्था को बनाए रखना, कानून या व्यवस्था को बनाए रखना, ये किसका काम है? ये काम पुलिस का है। बाहरी आक्रमण से रक्षा करना, ये काम किसका है? यह काम मिलिट्री का है। व्यक्तियों के मध्य जो स्वैच्छिक समझौते हुए हैं उनको लागू करवाना, ये काम किसका है? ये काम कोर्ट का है। तो राज्य को केवल ये 3 न्यूनतम कार्य ही करने चाहिए, लोक कल्याणकारी कार्य राज्य को नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर राज्य लोक कल्याण के आधार पर कार्य करेगा, राज्य आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत हस्तक्षेप करेगा, तो व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, जैसा कि नव उदारवादी भी नकारात्मक स्वतंत्रता का ही समर्थन करते हुए ये कहते हैं कि व्यक्ति पर किसी प्रकार का कोई बाहरी प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। तो नव उदारवादियों के अनुसार अगर राज्य अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करेगा तो व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वह समाप्त हो जाएगी। तो इस तरीके से नव उदारवादी सिद्धांत उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण को बढ़ावा देने के ऊपर
आधारित है। इस प्रकार की नव उदारवादी नीतियों को 1980 के दशक के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन और ब्रिटेन की प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर के द्वारा सर्वप्रथम लागू किया गया। नव उदारवादी सिद्धांत के प्रमुख समर्थकों के अंतर्गत एफ.ए. हेयक, मिल्टन फ्रीडमैन, आइजिया बर्लिन और रॉबर्ट नोजिक का नाम है प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है। सारांश रूप में हम यह कह सकते हैं कि शास्त्रीय उदारवाद किस तरह के राज्य का समर्थन करता है। लेसेज फेयर स्टेट, हस्तक्षेपवादी राज्य, न्यूनतम राज्य, रात्रि का प्रहरी राज्य या पुलिस राज्य। आधुनिक उदारवाद, लोक कल्याणकारी राज्य, सामाजिक आर्थिक हस्तक्षेपवादी राज्य, केन्सियन स्टेट, जॉन मेनार्ड किन्स, जिसने की गरीबी को मिटाने की बात की, बेरोजगारी को मिटाने की बात की, ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने की बात की, तो जॉन मेनार्ड किन्स के नाम के आधार पर ही लोक कल्याणकारी राज्य को केन्सियन स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। नैनी स्टेट, यह भी लोक कल्याणकारी राज्य से ही जुड़ा हुआ शब्दावली है। नव उदारवादी यह वापिस से जिस तरीके से शास्त्रीय उदारवाद जैसे राज्य का समर्थन करता है, वैसे ही राज्य का नव उदारवाद भी समर्थन करता है, जैसे लेसेज फेयर स्टेट, न्यूनतम राज्य, रात्रि का प्रहरी राज्य और पुलिस राज्य। तो इस व्याख्यान के अंतर्गत हमने ये समझने का प्रयास किया कि उदारवादी सिद्धांत राज्य की व्याख्या किस तरीके से करता है, किस तरह के राज्य का उदारवाद समर्थन करता है। उम्मीद करता हूं कि उदारवादी दृष्टिकोण के रूप में राज्य आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।